तो भाई आज हम आप लोगों को हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा इस सब्जेक्ट के भाई 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख के चले गए, नोट्स को पढ़ के चले गए, फिर आप लोग को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को मिलता है सेकेंड सेमेस्टर में। लेटेस्ट सिलेबस जो है आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यही सारा आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है, जिसमें भाई आप लोगों की 4 यूनिट दी गई है और मल्टीपल चैप्टर आप लोगों को दिए गए हैं। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए सारा कंटेंट तैयार करा है, जिसमें भाई आप लोग का 95% सिलेबस भी जो है कवर अप हो जाएगा। जो 5% सिलेबस छोड़ा गया है वो वाला छोड़ा गया है जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यही सभी घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में भाई आप लोगों को जो है कुछ इस तरीके की पंक्तियां दे देगा, कुछ लाइंस वगैरह दे देगा एग्जाम में, और बोलेगा कि भाई इसकी व्याख्या करो। और इस टाइप के भाई आप लोगों के एग्जाम में टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो भाई व्याख्या करनी होती है, ये भाई आप लोग तभी कर पाओगे जब आप लोगों को इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। डीप में आप लोगों ने चैप्टर वगैरह पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा कि किस लेखक ने या कवि ने ये चैप्टर जो है ये लिखा है, इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या बातें हुई हैं, ये तभी आप लोग कर पाओगे। लेकिन भाई आप लोगों के पास इतना टाइम तो होता नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने भाई एक व्याख्या का ऐसा कॉमन फॉर्मेट आप लोगों को तैयार करके दिया है। फिर चाहे एग्जाम में आप लोगों से ये जो पंक्तियां है ना, ये जो भाई लाइनें हैं, ये कुछ भी दे दे एग्जाम में, कहीं से भी दे दे, किसी भी चैप्टर से दे दे, तो भी आप जो है इजीली कराओगे, गारंटी मेरी है। और नंबर भी भाई आप लोगों को पूरे मिलेंगे। सिंपली करना क्या है भाई, आप लोगों को ये जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट दे रखा है, व्याख्या करने का यही फॉर्मेट होता है। सिंपली सबसे पहले भाई आप लोगों को संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में बेसिकली शुरू में ये बताना होता है कि ये जो भाई ऊपर पंक्तियां दी गई हैं, लाइंस वगैरह दी गई हैं, ये कौन से पाठ वगैरह से ली गई हैं, कौन सी कविता से ली गई हैं, उसके लेखक कौन थे, कवि कौन थे, यह आप लोगों को बताना पड़ता है। तो देख सकते हो ये मैंने कुछ कॉमन लाइन लिख दी है। यही कॉमन लाइन आप एग्जाम में जो है एज इट इज लिख के आ सकते हो, जिसमें भाई आप लोग बताओगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित। अब यहाँ पे भाई आप लोगों को चैप्टर का नाम याद है तो चैप्टर का नाम लिख देना, नहीं याद है तो इसे ऐसे ही छोड़ देना। फिर आगे भाई शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है। फिर इसके बाद भाई आप लोगों को बताना पड़ेगा इसके जो रचनाकार है, यानी कि इसके जो लेखक है, कवि है, उनका नाम याद है तो लिख देना, नहीं याद है तो भी एज इट इज आप लोग लिख सकते हो। हालांकि नंबर कटेंगे भाई 1-2, लेकिन काम चल जाएगा। फिर आगे भाई ये कॉमन लाइन है जो आप कहीं भी ऐड कर सकते हो कि भाई ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में, इन लाइनों में जो कवि है, जो लेखक है, उसने भाई अपने विचार, अपनी भावनाएं जो हैं, उसकी जो सोच है, उसको प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब कोई कवि जो है वो कविता लिखता है या कोई लेखक जो है वो कोई लेख लिखता है, तो उसमें भाई उसके माइंड में जो चल रहा होता है वही सब तो लिखता है। वो जो उसके विचार होते हैं, जो उसकी भावनाएं होती है, वही तो लिखता है। और अच्छे बेहतरीन ढंग से लिखने की कोशिश करता है, प्रभावशाली ढंग से लिखने की कोशिश करता है। तो बस इसी टाइप से भाई आप लोगों को जो है सबसे पहले संदर्भ लिख देना है। फिर उसके बाद आता है भाई हमारा प्रसंग। प्रसंग में भाई बेसिकली आप लोगों को ये जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं, ये जो लाइन्स दी गई है ना भाई, इनका ये बेसिकली शॉर्ट में मतलब बताना होता है। अब पढ़ोगे तो भाई ऐसे तो समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला आप लोगों को, इसलिए यहाँ पे भी भाई कुछ कॉमन लाइन मैंने आप लोगों को दे दी है। एग्जाम में कोई भी व्याख्या करने के लिए बोल दे तो आप लोग ये लाइन जो है प्रसंग में लिखकर आ सकते हो, जिसमें भाई मैंने सिंपल सी लाइन जोड़ी है कि ये जो ऊपर पंक्तियां दी गई है, ये जो लाइन दी गई है, इसमें भाई जो लेखक है, जो कवि है, उसने भाई मानव जीवन के ऊपर, समाज के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, नैतिक मूल्य जो होते हैं, इन सब चीजों से रिलेटेड महत्वपूर्ण विचार जो है अपने दिए हैं। इसके साथ साथ भाई कवि ने जो है अपने जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और उसका जो दृष्टिकोण है, जो जो उसने देखा है, जो जो लाइफ में अपनी फील करा है, उन सब के माध्यम से जो पाठक है, यानी कि पढ़ने वाले हैं, जो स्टूडेंट, उनको एक संदेश देने की कोशिश करी है इन पंक्तियों से, इन लाइनों से। तो देख रहे हो भाई कितनी कॉमन बात मैंने आप लोगों को बताई है। ऑब्वियस सी बात है भाई कि कोई भी कवि है
वो भाई जो भी चीजें लिखता है वो अपने अनुभव जो होता है, जो उसको एक्सपीरियंस होता है, उसी के बेसिस पे तो लिखता है। जो उसके दृष्टिकोण होते हैं, जो जो वो देखता है अपनी पूरी लाइफ में, वही सब लिखता है और उसके जरिए जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उन्हें संदेश देने की कोशिश करता है। एक कवि, एक लेखक। अब प्रसंग के बाद भाई आप लोगों को लिखनी होती है एग्जाम में मेन चीज, जो है भाई आप लोगों की व्याख्या। व्याख्या में भाई आप लोगों को सिंपली ये जो लाइनें ऊपर आप लोगों को दी जाएंगी एग्जाम में, इसका भाई पूरी तरीके से खुल के मतलब बताना होता है, अच्छी तरीके से इलेबोरेट करना होता है आप लोगों को। लेकिन भाई बुक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो समझ से बाहर होगी है आप लोगों के, तो लिखोगे ही क्या। तो ये कुछ कॉमन लाइनें मैंने आप लोगों को दे दी हैं, ये अगर एज इट इज लिख दोगे एग्जाम में थोड़ा समझकर अपने ढंग से भी, तो भी भाई आप लोगों को मार्क्स जो है पूरे मिल जाएंगे। इनमें भाई मैंने आप लोग को कॉमन बातें ही सारी बताई हैं, जिसमें भाई एग्जाम में आप लोग लिख सकते हो। फिर चाहे क्वेश्चन में आप लोग को कोई भी पंक्तियां दे दे, कोई भी लाइन वगैरह दे दे, उसकी व्याख्या करने के लिए बोल दे, तो भी आप ये सारी लाइनें ऐड कर सकते हो। बेसिकली मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या क्या हमने यहाँ पे लिखा है, उसे आप इजिली आसान वर्ड में अपने लिख सकते हो एग्जाम में। जैसे फर्स्ट लाइन में भाई मैंने आप लोगों को कॉमन बात ये बताई है कि जो भाई ऊपर कवि ने जो लाइनें दी है ना हमें, उनका मूल भाव ये है, उनका मेन मतलब ये है कि हमें सिर्फ भाई अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि भाई हमें समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, संस्कृति के बारे में भी सोचना चाहिए और मानवीय मूल्यों के बारे में भी सोचना चाहिए। अब ये ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी कवि है या कोई भी भाई आप लोग का लेखक है, वो भाई कविता लिखता है या लेख लिखता है, तो उसमें भाई वो यही कोशिश करता है कि कैसे आप समाज के बारे में सोच सको, संस्कृति के बारे में, मानवीय मूल्यों वगैरह के बारे में सोच सको। तो एक कॉमन लाइन है, कहीं भी आप लोग लिख सकते हो। इसके साथ साथ भाई मैंने अगली लाइन में आप लोगों को ये बताया यहाँ से यहाँ तक कि जो कवि है, जो लेखक है, वो भाई आप लोगों को जो ऊपर लाइन दी गई है, पंक्तियां दी गई हैं, उससे ये बताना चाहता है कि आप लोगों को भाई जो जीवन है, जो लाइफ है आप लोगों की, उसमें हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, नैतिकता को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, यानी कि अच्छे काम करना चाहिए, आप लोगों को कर्तव्य निष्ठा जो है उसका पालन करना चाहिए, यानी कि आप लोगों को सभी अपने काम जो है, जो भी आप लोगों के कर्तव्य है, उन सबको पूरा करना चाहिए। इसके साथ साथ जो मानवीय संवेदनाएं हैं, यानी कि जो मानव है, उन सभी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी बातें बताने की कोशिश करी है और ये कॉमन बातें हैं भाई, हर कोई कवि जो है ये सब बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करता है अपनी कविता के जरिए, अपने लेख के जरिए। तो ये कॉमन बातें आप एज इट इज एग्जाम में बना के लिख सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ। नंबर आप लोगों को मिलेंगे, गारंटी मेरी है। आगे भाई मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं, उसमें भाई कवि मानव के जो जीवन है, जो इंसानों की जो लाइफ है, उसकी वास्तविकता बताने की कोशिश करता है, उसकी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, ताकि पढ़ने वाले को भाई आत्मचिंतन हो, पढ़ने वाले को खुद एहसास हो और वो खुद से सोचे। और ये ऑब्वियस सी बात है, हर कोई कवि, हर कोई लेखक जो है वो रियलिटी ही बताने की कोशिश करता है, जो जो उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा होगा या ह्यूमंस की लाइफ में जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बारे में ही बताने की कोशिश करता है, अपने पोएम के जरिए, अपने कविता के जरिए, लेख के जरिए। आगे भाई आप लोग ये लिख सकते हो कि जो लेखक है, जो कवि है, वो सबको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप लोगों को अपने व्यवहार जो है और जो अपना कर्म है, जो आप लोगों के काम है, उन सब के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए। और जो भी भाई आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उस सबको ईमानदारी से आप लोगों को निभाना चाहिए। साथ ही साथ भाई लाइफ के, जीवन की और भी चीजें बताते हुए कभी आगे बताते हैं कि हमें भाई मानवता को सबसे ऊपर रखना चाहिए, सह अस्तित्व को सबसे ऊपर रखना चाहिए, प्रेम को, सहयोग को, सद्भाव को, ये सारी अच्छी चीजें हैं, इन सबको अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखना चाहिए। आगे भाई आप कॉमन बात में ये बता सकते हो कि जो लेखक है, वो कवि है, वो भाई सिर्फ आप लोगों को किसी घटना या विचार के बारे में बताने की कोशिश नहीं कर रहा ऊपर लाइन जो दी गई है उसके जरिए, बल्कि भाई वो पढ़ने वालों को, जो पाठक हैं, जो पढ़ेंगे उसकी वो लाइनों को, कविता को, लेख को, उसको जागरूक करने की कोशिश करता है, उसको संवेदनशीलता करने की कोशिश करता है, उसे विवेक, उसके विवेक का विकास करने की कोशिश करता है, यानी कि उसकी बुद्धि जो है वो बढ़िया हो जाए, वो सारी चीजों से जागरूक हो जाए, उसे पता चल जाए कि समाज की, सोसाइटी की, मानव जीवन की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। और हर कोई कभी भाई यही ट्राई करता है कि जो समाज में,
मानव के जीवन में, रियलिटी में जो जो चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में आप लोग को पता चल जाए और आप लोग जो है खुद से अपना दिमाग लगा सको, आप लोग की बुद्धि जो है इतनी डेवलप हो जाए। आगे भाई आप लोग ये बता सकते हो कि ऊपर जो पंक्तियां वगैरह दी गई हैं, फिर चाहे कुछ भी दी हो एग्जाम में, बोल सकते हो कि भाई उन पंक्ति में जो संदेश दिया गया आप लोगों को, पढ़ने वाले को, वो आज भी प्रासंगिक है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका महत्व आज भी है। क्योंकि भाई उससे क्या होगा, व्यक्ति को सही दिशा वगैरह मिलेगी आगे बढ़ने में, जिस वजह से वो अपनी जो लाइफ है, अपना जो जीवन है, वो सार्थक बनाने का कोशिश करेगा, बढ़िया बनाने की कोशिश करेगा। और लास्ट में भाई आप लोग जो है व्याख्या इस टाइप से खत्म कर सकते हो कि जो कवि है उनने भाई संदेश वगैरह देते हुए ऊपर दी गई पंक्तियों में सत्य वगैरह बताने की कोशिश करी है, मानव के मूल्य बताने की कोशिश करी है, समाज में जो चीजें हो रही हैं उन सब चीजों को बताने की कोशिश करी है, बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से। तो बस भाई व्याख्या जो है आप लोग को इतनी ही लिखनी है, और ये जो जितनी भी सारी कॉमन बातें हैं ना भाई, ये आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है एक एक लाइन आप लोगों को एज इट इज लाइन वाइज लाइन लिखनी है, आगे पीछे भी लिख सकते हो। और इतनी टफ जो लैंग्वेज मैंने यूज करी है, जरूरी नहीं है आप लोगों को ऐसी करनी है, आप सिंपल जैसे मैंने आप लोगों को समझाई है ऐसे ही ये सारी बातें आप सिंपली लिख सकते हो एग्जाम में। वो बात अलग है कि भाई इन पंक्तियों का मतलब अलग है, लेकिन जो भाई मैंने आप लोगों को ये व्याख्या बताई है ना, ये टीचर इसे कहीं से कहीं तक गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉमन बातें हैं भाई। हर कोई कवि, हर कोई जो लेखक है ना, वो अपनी पंक्तियों में, अपनी कविता, अपने लेख में यही सारी चीजें बताने की कोशिश करता है जो मैंने आप लोगों को सारी बताई है। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो एज इट इज, फिर चाहे पंक्तियां, लाइन आप लोगों को कुछ भी दे दे। लास्ट में भाई आप लोगों को जो है विशेषताएं लिखनी होती हैं, या काव्य संदर्भ कह लो या भाषा शैली कह लो, कोई भी एक हेडिंग डाल देना एग्जाम में इन तीनों में से, और फिर आप लोगों को जो है 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं, जिसमें भाई मैंने आप लोग को कॉमन बातें दे दी हैं, विशेषताएं मान लेते हैं हम, कॉमन विशेषताएं दे दी हैं कि कवि ने भाई ये जो पंक्तियां हैं इनमें क्या, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खास बात है, वो लास्ट में आप लोग को बताना पड़ता है। तो इसमें भाई आप लोग बता सकते हो कि भाई जो भाषा है वो बहुत ज्यादा सरल है, सहज है और प्रभावपूर्ण है। कवि ने जो लैंग्वेज यूज करी है, जो भी भाषा यूज करी है, वो अच्छी है, और उसके जो भाव है, उसकी जो फीलिंग है, उसके जो विचार है, उसे उनने अच्छे तरीके से स्पष्ट करा है अपनी पंक्तियों में, अपनी लाइनों में। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, हर कोई कवि जो होता है, लेखक जो होता है, वो अपने विचार को, अपने अनुभवों को ही तो अच्छे से बताता है अपने लेख में। उसकी भाषा भाई सरल ही होती है, सहज होती है और प्रभावपूर्ण तो होती है, तभी तो वो लेखक बनाए, तभी तो कवि बनाए। इसके साथ साथ जो उसके विचार है उसको भी भाई उनने प्रभावशाली ढंग से उसमें बताया अपनी कविता में, अपने लेख में अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो सामाजिक चेतनाएं, यानी कि समाज के बारे में और मानव के जीवन की रियलिटी के बारे में भी बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है। ये विशेषता भी आप लोग लिख सकते हो। आगे आप बता सकते हो कि भाषा में भाई प्रवाह, गंभीरता, भावानुकूलता, ये सब जो थी आप लोगों को देखने के लिए मिली। या इसकी जगह मैं आप लोगों को सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, आप लोग ये बोल सकते हो कि जो कवि है या जो लेखक है उसने शब्दों का भाई बहुत अच्छा सटीक चयन करा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, वो एक कवि है, एक लेखक है, और उसके जो वर्ड्स वो जो लिखेगा ना, वो अच्छे ही होंगे, सटीक होंगे। आपकी तरह कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पेलेगा वो, उसे एग्जाम नहीं देना भाई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। तो बस इतना ही आप लोग को व्याख्या में करना होता है। ये पूरा कंप्लीट आप लोग का व्याख्या का फॉर्मेट है, जिसमें भाई आप लोग को सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, फिर भाई आप लोगों को व्याख्या पे आना होता है, और लास्ट में आप लोगों को विशेषताएं ऐड करनी होती है। इसी तरीके से आप लोग को व्याख्या करनी होती है, और ये सारा कॉमन फॉर्मेट है। एग्जाम में भाई आप लोगों से कैसे भी पंक्ति दे दी जाए, कैसी भी लाइन दे दी जाए, और 2 क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखना एग्जाम में। टोटल 6 से 7 ही क्वेश्चन होंगे, और उनमें से 2 क्वेश्चन तो यही आ जाएंगे। तो आप लोगों को एज इट इज यही सारी कॉमन बातें जो है लिखकर आ जानी है। आप लोगों को गारंटी मैं देता हूँ फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आगे के क्वेश्चन भाई आप लोगों को जो है दूसरे टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो भाई हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर लोगों को भाई मौखिक साहित्य के बारे में समझना, मौखिक साहित्य क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मौखिक साहित्य के अलावा लिखित साहित्य के बारे में पूछा सकता है कि भाई मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य के बीच में क्या संबंध है,
उन संबंधों को बताओ। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, भाई मौखिक साहित्य पूछे, लिखित साहित्य पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है, वही सही चीज बताने जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम परिचय देख लेते हैं। मौखिक साहित्य क्या होता है भाई? तो देखो, वह साहित्य जो लिखित रूप में ना होकर वाणी के माध्यम से कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है, इसी को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं? मौखिक साहित्य कहते हैं। ठीक है, मतलब भाई एक ऐसा साहित्य जो कहीं ना कहीं लिखित रूप में नहीं है। ठीक है, अब कैसे है वो? मौखिक रूप में लिखा जा रहा है, मौखिक रूप में याद किया जा रहा है, उसी को कहीं ना कहीं मौखिक साहित्य जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसका आधार कहीं ना कहीं भाई लोक स्मृतियां, मतलब लोगों की स्मृति में उन्हें याद रहना, कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई कविता, कोई गीत, इसके अलावा लोक अनुभव, जनजीवन, ये होता है। इन्हीं के थ्रू कहीं ना कहीं इस तरह के भाई साहित्य को कहीं ना कहीं याद जो है वो रखा जाता है। ठीक है, मानव सभ्यता की भाई सबसे प्राचीन साहित्यिक परंपरा यही मानी जाती है, मौखिक साहित्य। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई शुरू से, तो ऐसा थोड़ी रहा है कि भाई शुरू से हमें क्या नाम है, लिखना विखना आ गया था, भाषा हमने बना ली थी, हमने लिखना चालू कर दिया था एकदम से। नहीं भाई, पहले एकदम से लिखना विखना स्टार्ट नहीं हुआ था, चीजें नहीं लिखी जाती थी। उस समय पे कहीं ना कहीं वैसी तरीके मौखिक साहित्य के रूप में चीजों को याद रखा जाता था, एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बताया जाता था। ठीक है, लिखित साहित्य के विकास से पहले कहीं ना कहीं ज्ञान, सांस्कृतिक, इतिहास और मनोरंजन का प्रमुख साधन कहीं ना कहीं मौखिक साहित्य हुआ करता था। ठीक है, मौखिक साहित्य का मतलब एक बार यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। तो देखो, मौखिक साहित्य लोक जीवन की कहीं ना कहीं भावनाओं, अनुभवों, विश्वासों, परंपराओं की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति है। ये किसी एक लेखक की रचना नहीं होती है, बल्कि समाज के सामूहिक अनुभवों, परिणामों को कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो होती है। ठीक है, लोकगीत हो गए, लोक कथाएं हो गई, कहावतें हो गई, पहेलियां हो गई, लोक गाथाएं हो गई आदि, कहीं ना कहीं भाई इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका प्रसार कहीं ना कहीं सुनने और सुनाने की परंपरा के द्वारा होता है। मतलब इसमें लिखित रूप में कुछ नहीं था, सब कुछ मतलब एक स्थान से एक बंदे से दूसरे बंदे, दूसरे बंदे से तीसरे बंदे, तीसरे से चौथे, पांचवे, छठे, इस तरीके से कहीं ना कहीं ये साहित्य जो कहीं ना कहीं लोगों में एक्सप्लोर या फिर लोगों में सर्कुलेट जो है वो होता था। अब भाई मौखिक साहित्य की कहीं ना कहीं प्रमुख विशेषता एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले भाई वाचिक परंपरा पर आधारित। भाई मौखिक साहित्य क्या होता है? बोलने पे है ना। मैं कोई मेरे को गीत आता था, मैं कोई भाई कहावत आती थी, कहानी आती थी, कोई किस्सा आता था, वो मैंने कहीं ना कहीं बोल के किसी दूसरे पर्सन को सुनाई, फिर उस पर्सन ने दूसरे पर्सन को सुनाई, इस पर्सन ने दूसरे पर्सन को सुनाई, तो सर्कुलेट होता चला गया ये साहित्य। ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं सर्कुलेट होती चलेगी। तो वाचिक परंपरा पे कहीं ना कहीं आधारित होता है, मतलब बोलने चालने की परंपरा पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है मौखिक साहित्य, ये आपको यहाँ पे समझना है। इसके अलावा लोक जीवन का सच्चा प्रतिबिंब, तो कहने की लोकल लोगों की लाइफ में या फिर आम जनता की लाइफ में भाई उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके उत्सव, विश्वास, संघर्ष, भावनाएं क्या चल रही हैं, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं एकदम रियल इमेज दिखाने की कोशिश करता है ये मौखिक साहित्य। ठीक है, इसके अलावा सामूहिक रचना का स्वरूप, तो मौखिक साहित्य किसी एक पर्सन की रचना नहीं होती, बल्कि एक ग्रुप, अलग अलग लोगों की मिलजुल के एक क्या नाम है, रचना होती है। और उनके कंक्लूजन कहीं ना कहीं भाई लोगों में कहीं ना कहीं आगे चल चल के सर्कुलेट जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों के कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, अलग अलग लोगों के विचार कहीं ना कहीं इसके अंदर मिले होते हैं। फिर आता है भाई सरल, सहज एवं लोक भाषा का प्रयोग। भाई कहीं ना कहीं भाई मौखिक साहित्य की भाषा काफी ज्यादा सिंपल होती है, काफी ज्यादा सहज होती है, और काफी ज्यादा लोक भाषा पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें कठिन शब्द या जटिल अभिव्यक्ति का प्रयोग कम होता है। इसकी भाषा ऐसी होती है जिसमें कहीं ना कहीं सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, याद रख सकता है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं समाज के सभी वर्गों में कहीं ना कहीं ये जो मौखिक साहित्य हुआ करता था काफी ज्यादा लोकप्रिय और व्यापक रूप से कहीं ना कहीं प्रचलित जो है वो माना जाता था। ठीक है, इसके अलावा परिवर्तनशील एवं गतिशील स्वरूप। भाई देखो, मौखिक है, मौखिक चीजों कहीं अब मौखिक जो चीजें होती है, जो बोली जाने वाली चीजें होती है, वो कहीं ना कहीं भाई चीजें आगे पीछे, मतलब उन्हें चेंज किया जा सकता है, उन्हें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन जो चीजें होती है ना, उनको थोड़ा बदलाव करने में बार को हो सकता है दिक्कत आए। बट जो मौखिक रूप से जा रहा है वो तो सिंपली भाई उसमें कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, मैंने किसी को बताया, उसने आगे वाले ने कुछ और किसी को बता दिया, तो कहीं परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मौखिक साहित्य जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, गतिशील होते हैं, समय के साथ कहीं ना कहीं चीजें इसमें बदलती रहती है, नई नई चीजें उसमें एड ऑन होती रहती हैं। मनोरंजन तथा शिक्षा प्रदत्त, तो भाई मौखिक साहित्य कहीं ना कहीं मनोरंजन के भी साधन होते हैं, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षा, लोगों को नॉलेज देने का काम भी करते हैं। ठीक है भाई, अब आता है मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य का अंतर संबंध। भाई मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य में क्या संबंध है, एक बार उस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है भाई मौखिक साहित्य लिखित साहित्य का आधार है। तो देखो, मौखिक साहित्य जो होता है ना, अब जो मौखिक रूप से बोला जा रहा है वही तो सिंपली सीधी सी बातें लिखा जाएगा आगे चल के। ठीक है, तो भाई मौखिक साहित्य जो होता है वही बेस होता है लिखित साहित्य का। जब पहले मौखिक साहित्य आया होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं भाई लिखित, उस मौखिक साहित्य को कहीं ना कहीं लिखित रूप जो है वो दिया गया होगा। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिल जाती है। फिर आता है भाई विषय वस्तु की समानता। तो कहना कि मौखिक और लिखित साहित्य दोनों का उद्देश्य कहने की मानव जीवन की अनुभूतियां, भावनाओं, अनुभवों की अभिव्यक्ति करना होता है। ठीक है, दोनों में कहीं ना कहीं प्रेम, करुणा, वीरता, संघर्ष, सामाजिक संबंध तथा सांस्कृतिक मूल्यों का कहीं ना कहीं चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अभिव्यक्ति के माध्यम भिन्न है, फिर भी कहीं ना कहीं उनकी विषय वस्तु और मानवीय संवेदना एक दूसरे को कहीं ना कहीं गहराई से जोड़ने का काम जो है वो करती हैं। संरक्षण और संवर्धन का संबंध, संरक्षण और संवर्धन का संबंध। भाई देखो, मौखिक साहित्य कहीं ना कहीं लोक स्मृतियों में कहीं ना कहीं सुरक्षित रहता है, जबकि लिखित साहित्य कहीं ना कहीं स्थायी रूप से दस्तावेजों में संरक्षित होता है। भाई देखो, कुछ चीजें लिखी जा रही हैं, कुछ चीजें कहीं ना कहीं भाई
याद की जा रही है, जो याद की जा रही है वो चीजें कहीं ना कहीं भाई प्रॉपर याद नहीं रखी जा सकती भाई। कोई कितनी भी शार्प मेमोरी किसी की, वो प्रॉपर सारी चीजें याद तो नहीं रख सकता, ठीक है। तो भाई जो याद की जाने वाली होती है, मतलब जो मौखिक रूप से रहती है ना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है। बट जो लिखित रूप से वो कहीं ना कहीं एक बार अगर लिख गई तो वो चीजें वैसी की वैसी ही रहने वाली जैसे वो लिखी गई होंगी उस समय पे, ठीक है। परस्पर प्रभावों का संबंध, देखो मौखिक और लिखित साहित्य एक दूसरे को कहीं ना कहीं निरंतर प्रभावित करते हैं, ठीक है। अनेक साहित्यकारों ने कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं के लिए लोक कथाओं, लोकगीतों और लोक मान्यताओं से कहीं ना कहीं क्या लिया है, मोटिवेशन लिया है, ठीक है। मतलब अपनी कुछ रचना को लिखने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेने का काम जो कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा संस्कृति और परंपराओं के संवाद, तो भाई देखो दोनों साहित्यिक रूप से कहीं ना कहीं समाज की कल्चर, इतिहास और परंपराओं के कहीं ना कहीं संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौखिक साहित्य कहने की लोक संस्कृति को कोई ना कोई जीवंत बनाए रखता है, जबकि लिखित साहित्य कहीं ना कहीं उसे स्थायित्व और व्यापकता प्रदान करता है। मतलब मौखिक साहित्य तो जरूरी है ही, पर जिस लिखित साहित्य जो होता है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के जरिए कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को सही तरीके से समझ पाएगी। साहित्यिक विकास में योगदान, तो भाई देखो मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य मिलकर कहीं ना कहीं साहित्य को समृद्ध बनाते हैं। मौखिक साहित्य से प्राप्त कहीं ना कहीं लोक का अनुभव, भाषा, कल्पना लिखित साहित्य को कहीं ना कहीं नवीनता प्रदान करते हैं। वहीं लिखित साहित्य जो होता है मौखिक परंपरा को कहीं ना कहीं भाई व्यवस्थित रूप से कहीं ना कहीं व्यापक पहचान दिलाते हैं। दोनों का कहीं ना कहीं ये जो सहयोग होता है ये साहित्य को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम जो है वो करता है। ये कहीं ना कहीं जो कल्चर है, जो संस्कृति, उसे कहीं ना कहीं जोड़ के रखने का काम जो है वो करता है, ठीक है। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों को भाई लोकगीत के बारे में समझना है कि लोकगीत क्या होता है, और जो ये लोकगीत होता है क्या ये लोक संस्कृति का वाहक होता है, इस चीज को हमें समझना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा भाई इस क्वेश्चन में आप लोगों से भाई गीतों की, लाइक ये जो गढ़वाली गीत है, इनकी क्या विशेषताएं होती है, उस चीज के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गीतों से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए आपको भाई सिर्फ ये बता दीजिए, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देख लेते हैं, लोक गीतों के बारे में समझ लेते हैं। भाई देखो जो लोकल लिटरेचर होते थे, लोकल साहित्य हुआ करते थे, उन्हीं साहित्यों में कहीं ना कुछ गीत लिखे जाते थे जिन्हें हम लोकगीत कहा करते थे, ठीक है। ये जो गीत हुआ करते थे भाई, ये जन सामान्य के जीवन की, उनकी भावनाओं की, उनकी भाई परंपराओं की, उनकी संस्कृतियों की, इन सारी चीजों की कहीं ना कहीं भाई अभिव्यक्ति करने का काम जो है वो किया करते थे। ये गीत कहीं ना कहीं भाई पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा करते थे, ठीक है। मान लो एक पीढ़ी ने ये वाला गीत गाया, पीढ़ी ने कहीं ना कहीं ये गीत अपने भाई आने वाली पीढ़ी को सुनाया, इसके बाद ये इस पीढ़ी ने कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को गीत सुनाया। इस तरीके से कहीं ना कहीं भाई ये जो गीत है ट्रांसफर हुआ करते थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ठीक है। पर देखो इन लोकगीतों के अंदर कहीं ना कहीं भाई किसी स्पेसिफिक एरिया की, कल्चर की, रीति रिवाज की, आचार विचार की, लोक विश्वासों की, इन सारी चीजों की कहीं ना कहीं झलक देखने को हमें मिल जाती है। भाई सिंपल सी बात है, जिस एरिया के भाई लोकल गीत गाए जा रहे हैं वहां उस गीत के अंदर कहीं ना कहीं उनके कल्चर का इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उनकी संस्कृति का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं भाई लोकगीतों को लोक संस्कृति का प्रमुख वाहक जो है वो माना जाता है। अब भाई एक बार हम लोकगीतों का मीनिंग क्या होता है, इन मीनिंग को कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। तो भाई लोकगीत जो होते हैं भाई दो शब्दों से मिलकर बना है भाई, एक होता है लोक और एक होता है गीत। देखो लोक का मतलब मैंने आपको बताया था जन सामान्य हो गए, लोग हो गए। लोक का मतलब लोगों से है, ठीक है, लोगों से ही लोक का मतलब होता है, लोग हो गए। और गीत आप लोगों को पता है भाई, ठीक है, गाकर व्यक्त की जाने वाली रचना है ना, ठीक है। लोक का अर्थ भाई जन समुदाय से है या फिर जनता से है, और गीतों का अर्थ कहीं ना कहीं गाकर व्यक्त की जाने वाली रचना, ठीक है। इसे कहीं ना कहीं लोकगीत कहा जाता है। लाइक मैंने यहाँ पे भाई एग्जाम्पल भी लिख करके भाई, विवाह के गीत हो गए, सोहर हो गए, कजरी हो गए, फाग हो गए, आला आदि हो गए, ये कुछ कहीं ना कहीं गीत हुए हैं। अब एक बार भाई लोक संस्कृति का मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखो लोक संस्कृति भी लोक और संस्कृति दो शब्दों से मिलकर बनी है। लोक का मतलब आप लोगों को पता है जन सामान्य से हो गया, ठीक है। अभी संस्कृति का मतलब क्या होता है, तो भाई संस्कृति भाई किसी समाज की जीवन पद्धति, वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, किस तरीके से पहनते हैं, क्या चीजें चलती है, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या रीति रिवाज है, क्या विश्वास है उनकी, भाई क्या आर्ट है, क्या कला है, क्या भाषा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई वहां की संस्कृति जो है वो कहलाती है। इसी को कहीं ना कहीं भाई लोक संस्कृति कहते हैं। उन लोगों की संस्कृति को ही लोक संस्कृति कहा जाता है, ठीक है भाई। आई होप मैंने आपको लोकगीत और लोक संस्कृति का भी यहाँ पर समझा दिया होगा। अब भाई लोकगीत लोक संस्कृति के वाहक है, इस चीज को यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट आता है भाई लोक जीवन का सजीव चित्रण। भाई लोक जीवन मतलब जो लोगों का जीवन होता है ना भाई, उनके जीवन का कहीं ना कहीं भाई सजीव चित्रण कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है लोकगीतों के अंदर, ठीक है। लोकगीतों में कहीं ना कहीं भाई जन सामान्य के जीवन का वास्तविक और कहीं ना कहीं स्वाभाविक चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। इसमें लाइक ग्रामीण हो गए, ग्रामीण परिवेश हो गया, कृषि कार्य हो गया, पारिवारिक संबंध हो गया, है ना,
सामाजिक व्यवहार हो गया, जीवन के जो अलग अलग फेजेस हैं, फेजेस, उन फेजेस को देखने को मिलता है हमें इन लोकगीतों के अंदर। इसके अलावा भाई रीति रिवाजों परंपराओं का संरक्षण, तो इन गीतों के माध्यम से कहीं ना कहीं, इन लोक गीतों के माध्यम से कहीं ना कहीं भाई अलग अलग कल्चर हो गया, अलग अलग त्योहार हो गए, अलग अलग भाई सामाजिक अवसरों पे भाई सिंपल सी बातें गाने गाया, जो गीत होते होंगे गाए जाते होंगे, तो इसके जरिए कहीं ना कहीं भाई उनकी कल्चर को, उनकी अपनी एक संस्कृति को कहीं ना कहीं भाई संरक्षित करने का काम जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये गाने कहीं ना कहीं जो लोकगीत हुआ करते हैं भाई जन्म पे, जैसे आप लोग अपने गाँव जाते होंगे तो वहां पे कहीं मान लो कि बच्चा जन्म हुआ तो वहां पे भाई जन्म पे अलग गाने गाए जाते हैं, कोई मर जाता तो उसके उस पर अलग गाने गाए जाते हैं ना। गाँव में तो भाई शादी पे औरतें भी कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के गाने गाए जाती है। ये क्या होते हैं? यही तो लोकगीत होते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके कल्चर को, आपकी संस्कृति को कहीं ना कहीं संरक्षित रखने का काम जो है वो एक तरीके से करते हैं। इसके अलावा ये लोक भाषा और क्षेत्रीय पहचान का संवाहक, तो ये लोकगीत होते हैं, ये सिंपल सी बात है भाई वहाँ की स्थानीय भाषाओं में होते हैं। ठीक है, अपने गाँव जो कि वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वहां पे कहीं ना कहीं वहाँ के लोकगीत गाए जाते होंगे ना। आप जिस एरिया में रह रहे होंगे वहां पे भाई लोकगीत जो भी होंगे वहाँ की भाई जो लोकल लैंग्वेज होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं गाए जाते होंगे। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का प्रसार, तो कहीं ना कहीं भाई कुछ गीत जो होते हैं ना वो केवल एंटरटेनमेंट या फिर मनोरंजन का साधन नहीं होते, बल्कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं कुछ अच्छे मोरल वैल्यूज देने का काम भी करते हैं, कुछ अच्छी शिक्षा देने का काम भी करते हैं। कुछ गीतों के माध्यम से भाई कहीं ना कहीं प्रेम के बारे में, त्याग के बारे में, सहयोग के बारे में, करुणा के बारे में, है ना, पारिवारिक एकता के बारे में, इस तरह के मैसेजेस पे कहीं ना कहीं देने का काम जो है वो किया जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्मृतियों का संरक्षण, तो अनेक लोकगीतों में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटनाओं का, वीर पुरुषों का, है ना, लोक नायकों का, सामाजिक संघर्षों का कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है। मतलब कुछ ऐसे गीत भी हुआ करते हैं ना जो कहीं ना कहीं किसी इतिहास के ऊपर बेस्ड है। ये गाना कहीं ना कहीं या फिर ये गीत कहीं ना कहीं इसलिए लिखा गया क्योंकि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ था कभी किसी के साथ। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ ना कुछ गाने होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक संस्कृतियों या फिर स्मृतियों को कहीं ना कहीं संरक्षण करने का काम जो है वो करते हैं। इसके अलावा सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता, भाई देखो लोकगीत सामूहिक रूप से गाए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं एकता, सहयोग, भाईचारा, इस तरह की जो भाई भावनाएं होती है ये कहीं ना कहीं बढ़ती है। ठीक है, सामूहिक गाने से क्या होता है, लोगों को कहीं ना कहीं अपने कल्चर से जो जुड़ाव है वो महसूस होता रहता है। ठीक है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं संस्कृति परंपराएं जो है वो एक पीढ़ी से कहीं ना कहीं दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती चली जाती है। ठीक है, तो बस भाई यही था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक भाई ये है कि भाई जो गढ़वाली गीत है, मतलब गीत एक तरह का गीत हुआ करता है गढ़वाली गीत, इसकी क्या विशेषता है, उन विशेषताओं को हमें कहीं ना कहीं बताना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले भाई लोक जीवन के यथार्थ चित्रण, तो मैंने आपको पहले बताया था जो भी लोकगीत होते हैं ना उनके अंदर कहीं ना कहीं वहां के लोक जीवन का जो चित्रण है, लोक जीवन की जो वास्तविकता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है कि भैया इस गीत के माध्यम से कहीं ना कहीं भाई वहाँ की जो नॉर्मल लोग है उनकी डेली लाइफ को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का काम जो है ना वो किया जाता है। ठीक है, इस गीत के अंदर भाई कहीं ना कि भाई दैनिक दिनचर्या हो गई, खेती बाड़ी हो गई, पशुपालन हो गया, पारिवारिक संबंध हो गए, सामाजिक रीति रिवाज हो गए, संघर्षपूर्ण जीवन हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गीतों के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग, तो गढ़वाली गीतों के अंदर कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ाव जो है वो बताया गया है। प्रकृति से भाई जो एक प्रकृति का जो एक सौंदर्य है उसको कहीं ना कहीं बताने का काम जो है वो किया गया है। ठीक है, हिमालय की चोटियां हो गई, नदियां हो गई, झरने हो गए, जंगल हो गए, ऋतुएं हो गई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किससे रिलेट करती है, प्रकृति से रिलेट करती है, नेचर से रिलेट करती है। तो कहीं ना कहीं भाई लोकगीतों के अंदर कहीं ना कहीं प्रकृति के सौंदर्य को बताने का काम भी बहुत ज्यादा किया गया है। इसके अलावा सरल, सहज और लोक भाषा का यूज, तो कहीं ना कहीं गढ़वाली गीतों में भी कहीं ना कहीं भाई जो गढ़वाली गीत है इसकी जो भाषा है वो भी काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा सरल है। ठीक है, और जन सामान्य की बोली के ही निकलते। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय मुहावरे हैं, शब्द हैं, लोकप्रिय है जो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के द्वारा काफी ज्यादा यूज की जाती है, तो उनको भाई सिंपली वो सारी चीजें समझ में आसानी से आ ही जाएंगी। इसके अलावा भाव प्रधानता और संवेदनात्मकता अभिव्यक्ति, तो इन गढ़वाली गीतों के अंदर कहीं ना कहीं भाई प्रेम, विराह, करुणा, वात्सल्य, भक्ति तथा उत्साह, अलग अलग तरीकों के भाई जो भाव होते हैं, अलग अलग तरीकों के भावों के साथ अलग अलग तरीके के अच्छे अच्छे गीत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनमें मानवीय संवेदनाएं कहीं ना कहीं अत्यंत स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं प्रकट होती देखने को मिल जाती है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इमोशन भरे गाने कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने को हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा संस्कृति परंपराओं को संरक्षण, तो भाई वही गीत जो होते हैं सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षण करने का काम भी करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि इन गीतों के अंदर कहीं ना कहीं वहाँ के कल्चर के जो भी लोकगीत हैं, जो भी जिस भी एरिया के लोकगीत है वो कहीं ना कहीं वहाँ के कल्चर को, वहाँ की भाई चीजों को डिस्क्राइब करने का काम ही करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल्चर को एक संरक्षित करने का काम भी करता है और वहाँ के कल्चर को या फिर उस गीतों के माध्यम से वहाँ के कल्चर को कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी करता है। लास्ट बात है भाई सामूहिकता और लोक मंगल की भावना, जो गढ़वाली गीतों में कहीं ना कहीं सामूहिक जीवन और लोक मंगल की भावना कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है,
ये गीत कहीं ना कहीं भाई सिंपल सी बात है ग्रुप में गाए जाते थे, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं सामाजिक एकता और भाईचारे को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस जो है वो मिल जाता है। इनमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित की अपेक्षा कहीं ना कहीं समाज के कल्याण की बात जो है वो की जाती है। ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। लास्ट में एक निष्कर्ष क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, इस चौथे क्वेश्चन के अंदर भाई लोक गाथा के स्वरूप को समझना है, लोक गाथा क्या होती है। इसके साथ साथ भाई जो सारंग सदावृक्ष है, ये जो लोक गाथा है, इसके भाव पक्ष को कहीं ना कहीं हमें समझना है, ठीक है। तो अपने स्पोर्ट क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भाई। सबसे पहले लोक गाथा का मीनिंग क्या होता है भाई? देखो, लोक गाथा भाई लोक साहित्य की वह गीतात्मक कथा है जिसमें किसी नायक, नायिका या फिर वीर पुरुष या फिर ऐतिहासिक घटना या फिर लोक विश्वास से संबंधित कथा का कहीं ना कहीं वर्णन गीतों के माध्यम से किया जाए। मतलब कथा ही है, कहानी है, बट उसको किस तरीके से बताया जाता है लोगों के सामने? गीतों के माध्यम से, ठीक है। तो लोक गाथा गीतों के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली कथा को लोक गाथा जो है वो कहा जाता है, ठीक है। यह लोक जीवन की भावनाओं, परंपराओं, संस्कृतियों और सामाजिक मूल्यों को कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति करती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से कहीं ना कहीं सोसाइटी में प्रचलित जो है वो रहती है, ठीक है। बाकी ये परिचय इतना आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। अब भाई लोक गाथा का स्वरूप क्या होता है, उस स्वरूप को हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई मौखिक परंपरा का स्वरूप। जो लोक गाथाएं होती है ना, ये भी मौखिक परंपरा के जरिए ही कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंचती रहती है। मतलब भाई एक कथा, इस कथा को मैंने भाई गाया, ठीक है, गीतों के माध्यम से याद करा, फिर मैंने ये गीत कहीं ना कहीं अपने आने वाले बच्चों को सुनाया, इन बच्चों ने कहीं ना कहीं आगे बच्चों को सुनाया, इन बच्चों ने आगे बच्चों को सुनाया। इस तरह से कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो कथा है ये फैलती चली जाती है मौखिक परंपरा के स्वरूप से, ठीक है, मौखिक परंपरा के जरिए, ठीक है। कथात्मक एवं गीतात्मक रूप, तो देखो लोक गाथा जो होती है भाई ये कथा के रूप में भी गाई जा सकती है और गीतों के रूप में भी गाई जा सकती है, ठीक है। ये चीज इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये गीतों के रूप में भी गाई जा सकती है और कथा के रूप में भी लोगों को सुनाई जा सकती है। इसके अलावा लोक जीवन का सजीव चित्रण, तो इस लोक गाथा के अंदर भी कहीं ना कहीं भाई आम लोगों का, लोकल लोगों का कहीं ना कहीं भाई जो जीवन है, लाइफ जो उसका कहीं ना कहीं वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। उनकी जो रीति रिवाज है, उनके जो धार्मिक विश्वास है, जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो सुख दुख है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। अब भाई सामूहिक रचना और अनाम रचनाकार, और देखो लोक गाथाओं का कोई एक निश्चित रचनाकार नहीं होता है। ये लोक समाज की सामूहिक चेतना होते हैं, अनुभव होते हैं और इसके रिजल्ट होते हैं, ठीक है। समय समय पर अनेक लोगों द्वारा कहीं ना कहीं इसमें संशोधन और परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें सामूहिक लोक सृजन की अमूल्य धरोहर माना जाता है। मतलब लोक गाथाएं जो है किसी एक बंदे ने नहीं बनी लिखी है कि मतलब इसने आया था इसने लिखी थी, नहीं भाई, बहुत सारे लोग अलग अलग आते हैं, उसमें एड ऑन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इस तरीके से लोक गाथा जो फेमस होती जाती है। इसके अलावा सरल, सहज और लोक भाषा का प्रयोग, भाई देखो लोक गाथाओं के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल, सरल, सहज भाषा का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि तभी तो लोगों को समझ में आएगी। अपने आसपास के एरिया के लोगों को समझाना तो जाहिर सी बात है, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में कहीं ना कहीं चीजों को समझाना पड़ेगा, तभी उन्हें वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आम बोलचाल की भाषा का या फिर आम बोलचाल के शब्दों को कहीं ना कहीं यूज किया जाता है लोक गाथाओं के अंदर। इसके अलावा भाव प्रधानता और आदर्शों की अभिव्यक्ति, भाई लोक गाथाओं में कहीं ना कहीं प्रेम हो गया, वीरता हो गई, त्याग हो गया, करुणा हो गई, भक्ति हो गई, संघर्ष हो गया, है ना। इस तरह की जो मानवीय भाव है, जो मानवीय फीलिंग्स, इमोशंस है, उनकी प्रधानता में देखने को मिल जाती है, ठीक है। इनके पात्र अपने आदर्श गुणों के कारण लोग नायक कहीं ना कहीं बन जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोक गाथाएं ऐसी होते हैं जिसमें जो कैरेक्टर होते हैं, जो नायक होता है, जैसे जो नायिका होती है, वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उनकी बहुत अच्छी छवि बन जाती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनके बारे में इस तरीके से स्टोरी टेलिंग जो है वो की जाती है। अब आता है भाई सारंग सदावृक्ष का केंद्रीय भाव। भाई देखो जो ये लोक गाथा है इसके अंदर क्या चीजें बताई, मतलब इसका क्या केंद्रीय भाव है, क्या इमोशन है, क्या चीजें बताएगी, वो चीजें हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले भाई निष्कलंक और अटूट प्रेम की भावना। पर देखो सारंग सदावृक्ष जो लोक गाथा है इसका भाव नायक सदावृक्ष और नायिका सारंगा के सच्चे एवं अटूट प्रेम को कहीं ना कहीं बताया गया। मतलब एक लव स्टोरी है ये, ठीक है। लव स्टोरी में कहीं ना कहीं भाई लड़के का नाम क्या है? सदावृक्ष, और लड़की का क्या नाम है? सारंगा, ठीक है। उनका जो प्रेम है उस प्रेम को कहीं ना कहीं दिखाने का काम जो है वो किया गया है इस लोकनाट्य, इस लोक गाथा के अंदर, ठीक है। दोनों के बीच गहरा प्रेम होने के बावजूद उन्हें कहीं ना कहीं अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी उनका प्रेम कहीं ना कहीं विकसित नहीं होता है। यह जो गाथा है ये कहीं ना कहीं प्रेम की पवित्रता, निष्ठा और कहीं ना कहीं दृढ़ता को कहीं ना कहीं दिखाने का काम करती है, ठीक है। विरह और करुणा का मार्मिक चित्रण, तो कहीं ना कहीं भाई इस लोक गाथा के अंदर भाई उनके विरह को दिखाया गया। मतलब विरह का मतलब होता है जब दो प्रेमी जोड़े कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं किसी ना किसी कारणवश, ठीक है। तो इस अलग होने के जो दर्द है इसको कहीं ना कहीं विरह कहा जाता है, ठीक है। तो इस विरह का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चित्रण जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा संघर्ष और धैर्य का संदेश, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना स्ट्रगल करा, और स्ट्रगल के बाद उन्होंने जो पेशेंस रखा, जो धैर्य रखा, उस पेशेंस को, उस धैर्य को कहीं ना कहीं दिखाने का काम कहीं ना कहीं किया गया है इस नाटक के
अंदर। इसके अलावा त्याग और समर्पण की महत्ता। तो देखो लोक गाथा में कहीं ना कहीं प्रेम केवल आकर्षण नहीं है बल्कि त्याग और समर्पण का कहीं ना कहीं प्रतीक बनकर उभरता है। सारंग और सदावृक्ष अपने प्रेम के लिए कहीं ना कहीं अनेक कष्ट सहते हैं, अपने सुखों को कहीं ना कहीं बलिदान करते हैं। उनके चरित्र, उनका जो चरित्र है, उनका जो इमेज है, वो कहीं ना कहीं लोगों को इस मैसेज देने का काम करते हैं कि सच्चा प्रेम कहीं ना कहीं स्वार्थ रहित होता है। ठीक है, आजकल में जो देखने को मिलता है, लोगों को अट्रैक्शन हो जाती है बस, और अट्रैक्शन ही तक रहती है। ठीक है, अट्रैक्शन प्यार में कभी बदलती नहीं, मतलब सिंपल सी बात है, लोगों को पहले किसी ना किसी से अट्रैक्शन होगी, इसके बाद वो चीजें कहीं ना कहीं प्यार की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, बट आज के समय में क्या हो रहा है, सिर्फ अट्रैक्शन होती है, वो चीजें प्यार तक जाती ही नहीं होगी। बस इस अट्रैक्शन हुई, मुझे अच्छी लगी, मैंने फिर आगे जाके छोड़ दी, मुझे पसंद नहीं आई तो ठीक है, कोई और उससे बेटर मिल गया तो। बट इस स्टोरी के अंदर कहने की भाई वही चीजें बताई गई है कि भाई सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है बल्कि एक प्रेम है, जो प्रेम कहीं ना कहीं बिना स्वार्थ के चलता चला जा रहा है। इसके अलावा सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध स्वर, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं भाई समाज में, सोसाइटी में भाई सिंपल सी बात है, प्रेम को, लव को कहीं ना कहीं बहुत इजीली तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ठीक उसी चीज, मतलब क्या क्या उनकी लाइफ में परेशानियां आती हैं, क्या क्या वो सामाजिक रूढ़िवादी विचारधाराएं होती है जिनके कारण कहीं ना कहीं उनके प्रेम को बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है, उन चीजों को कहीं ना कहीं इसमें बताने का काम जो है वो किया गया है। इसके अलावा मानवीय संवेदनाओं और लोक मूल्यों की अभिव्यक्ति, तो कहने के सारंग सदावृक्ष में कहने की प्रेम हो गया, विश्वास हो गया, आशा हो गई, पीड़ा हो गई, त्याग हो गई, निष्ठा हो गया, ऐसे जो मानवीय संवेदनाओं का जो सुंदर चित्रण है वो हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ लोक जीवन के आदर्श हो गए, नैतिक मूल्य हो गए, लोक सांस्कृतिक परंपराएं भी हो गई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाती हैं। तो बस भाई लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है। तो भाई हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है ना, इस पांचवें क्वेश्चन के अंदर भाई लोक नाट्य के स्वरूप को समझना है बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि लोकनाट्य सांग की सामान्य विशेषता बताओ, जो एक सांग नाम से लोकनाट्य इसकी विशेषता बताओ। ठीक है, तो कुछ ही पूछे लोकनाट्य के बारे में, कंफ्यूजन होना, वही सारी चीज बतानी जो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे, इस लोकनाट्य का मतलब क्या होता है, इस मतलब को देख लेते हैं। लोकनाट्य जो भाई आप लोगों के दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और नाट्य। लोक का मतलब यहाँ पे जनता से होता है, नाट्य का मतलब भाई नाटक से होता है, जो एक्ट प्ले किए जाते हैं ना, उसी को नाट्य कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के भाई लोकनाट्य वह नाट्य रूप है जो लोक समाज द्वारा रचा गया, आम जनता द्वारा रचा गया, अपनाया गया, और कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से कहना की प्रस्तुत जो है वो किया जा रहा है जनता के सामने। ठीक है, ये ऊपर की चीजें पढ़ लेना, इसमें ज्यादा खास है। ठीक है, अब लोकनाट्य के स्वरूप को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है भाई लोक जीवन के यथार्थ चित्रण। भाई देखो, जो नाटक होता है ना, उसके अंदर भाई आम जो जनता है ना, जो लोक जनता है, आम जनता, उसके कहीं ना कहीं रीति रिवाजों को, उसी के दुखों को, उसी के संघर्ष को, सामाजिक संबंधों को, कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को दिखाने का काम जो है ना वो किया जाता है। ठीक है, इसकी जो कथा वस्तु होती है, जिसकी मतलब स्टोरी होती है, वो कहीं ना कहीं आम जनता से ही उठाई जाती है। भाई आम जनता में चल क्या रहा है, उसी के जरिए कहीं ना कहीं चीजों को उठाया जाता है, और उसी को कहीं ना कहीं एक्ट के रूप में लोगों के सामने प्ले जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, लाइक उत्तर भारत के अंदर नौटंकी जो प्ले की जाती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ग्राम की समस्या होगी, प्रेम कथा हो गई, सामाजिक घटनाएं हो गई, ये सारी चीजें तो प्रस्तुत की जाती है, ये सारी चीजें रियल जीवन चल भी रही होती है ना। इसके अलावा मौखिक परंपरा पर आधारित वैसे लोक नाट्य होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मौखिक परंपरा के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें संवाद होते हैं, गीत होते हैं, कथानक पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना किसी स्मृति के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाते रहते हैं। मतलब जो जैसे रामलीला हो गई, अब रामलीला कहीं ना कहीं बहुत पहले से प्ले की आती हुई जा रही है। ठीक है, लिखित रूप में जब नहीं थी, उससे पहले से चीजें प्ले की थी, प्ले करी जा रही है। ठीक है, प्ले करते 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 आज भी वो लोग कहीं ना कहीं रामलीला प्ले की जाती है। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर कहीं ना कहीं मौखिक परंपरा के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आगे बढ़ती चली गई। इसके अलावा संगीत, नृत्य और अभिनय का समन्वय, तो कहीं ना कहीं भाई लोक नाट्य के अंदर कहीं ना कहीं संगीत भी देखने को मिल जाता है, नृत्य भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, और एक्ट तो प्ले किया ही जाता है, अभिनय तो प्ले किया ही जाता है। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं एक मिक्सर या फिर एक मिक्सर बैलेंस हमें देखने को मिल जाता है, और इसी के जरिए कहने की लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा इस सरल एवं सहज भाषा का यूज, तो देखो लोक नाट्य की जो भाषा होती है काफी ज्यादा भाई सरल होती है, सिंपल होती है, और क्षेत्रीय बोली होती है। ठीक है, इसे कहने की जनसामान्य के लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसमें जो कठिन साहित्यिक भाषा होते हैं वो वर्ड यूज नहीं किए जाते, बहुत सिंपल जो वर्ड होते हैं उनका यूज कहीं ना कहीं इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, लोकल एरिया के जो वर्ड होते हैं उन्हीं वर्डों का यूज कहना कि भाई इनके अंदर किया जाता है। इसके अलावा खुला मंच और सरल प्रस्तुति, तो भाई लोक नाट्य जो होता है भाई खुले मंच पे ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और काफी ज्यादा सिंपल प्रस्तुति उनकी होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा साजो सज्जा नहीं होती है, बहुत नॉर्मल प्रस्तुति कहीं ना कहीं की जाती है। इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना का माध्यम, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को कहीं ना कहीं भाई गाइड करने का काम करते हैं। ये लोक नाट्य के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को गाइड किया जाता है कि भैया सोसाइटी में ये गलत गलत चीजें चल रही है, ये खराब चीजें चल रही है, इससे इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कहीं ना कहीं किया जाता है।
जो कुरीतियां चल रही हैं, या जैसे कि सोसाइटी में अन्याय चल रहा है, अंधविश्वास चल रहा है ना, इन सब चीजों को कहना कि विरोध करने का काम जो है वो किया जाता है इन लोक नाट्यों के माध्यम से। इसके अलावा भाई सामूहिकता और सहभागी जन सहभागिता, तो भाई देखो लोक नाट्य की एक और फेमस ये विशेषता है कि भाई जब लोक नाट्य प्ले किया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता जो होती है ना, जो लोग ऑडियंस उसे देख रही है, वो भी कहीं ना कहीं भाई इनसे जुड़ जाती है, इनसे कनेक्ट करने लग जाती है अपने आप को, ठीक है। तो ये चीज, ये जनता की जो सहभागिता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अब लोकनाट्य सांग की सामान्य विशेषता, भाई ये जो सांग नामक लोकनाट्य है इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो भाई लोक जीवन का सजीव चित्रण, तो कहना भाई इस नाटक के अंदर भी, इस लोक नाट्य के अंदर भी कहना कि भाई जो आम जनता है, जो लोकल लोग है, उन्हीं के जीवन का प्रस्तुतिकरण हमें देखने को मिल जाता है। लाइक भाई जो परंपराएं हैं, आम जनता की रीति रिवाज है, सामाजिक संबंध है, प्रेम है, त्याग है, वीरता है, संघर्ष है, यही सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। सांग भी कहीं ना कहीं भाई आम जनता की भावनाओं, अनुभवों को कहीं ना कहीं मंच पर प्रस्तुत करने का काम जो है वो करता है, ठीक है, जिससे दर्शक अपने जीवन का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब मतलब जो आम जनता वो कहीं ना कहीं भाई उस नाटक के माध्यम से अपने आप को ही समझने लग जाती है कि भाई ये चीजें तो हमारी लाइफ में ही चल रही है, ठीक है। इसके अलावा संगीत प्रधान लोक नाट्य, तो देखो ये जो लोक नाट्य है ना संगीत प्रधान है, इसके अंदर कहीं ना कहीं संगीत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सारे जो एक्ट लेके जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं संगीत का होना बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो माना जाता है। इसके अलावा सरल और लोक भाषा का यूज, तो देखो इस नाटक के अंदर भाई कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज का, बहुत ही ज्यादा सहज लैंग्वेज का यूज जो है वो किया जाता है। तो भाई क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आम जनता को अगर आप भाई बहुत सिंपल सी बात है, गाँव में जाके आप इंग्लिश में बात करने लग जाओगे तो भाई बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगी। अगर ज्यादा लोगों को समझाना है मुझे तो वहीं की लैंग्वेज जो होगी उसी में समझाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कहने की बहुत ज्यादा सिंपल और सहज भाषा का यूज है वो किया जाता था। नैतिक एवं सामाजिक संदेश, भाई लोक नाटकों के माध्यम से जितने भी लोक नाटक प्ले किए जाते हैं उन सभी के माध्यम से कहने की जनता को भाई अच्छी चीजों के बारे में, अच्छे मैसेज देने का काम जो है ना वो किया जाता है, ठीक है। सत्य के बारे में, न्याय के बारे में, ईमानदारी के बारे में, कर्तव्य परायणता के बारे में, इस तरह के जो मैसेजेस है ना वो देने का काम जो है वो किया जाता है, ठीक है। और जो समाज में कुरीतियां चल रही है, जो अंधविश्वास चल रहे हैं, उसके प्रति लोगों को कहीं ना कहीं भाई जागरूक जो है वो किया जाता है। खुला मंच और सरल प्रस्तुति, देखो सांग का मंचन पर खुले मैदानों, चौपालों, मेलों और सार्वजनिक कहीं ना कहीं स्थानों पे कहीं ना कहीं किया जाता है। इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े मंचों की, बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। बहुत खुला मैदान हो वहां पे भी इजीली कहीं ना कहीं इस नाट्य को प्ले जो है वो किया जा सके। लास्ट है भाई सामूहिकता और जन सहभागिता। भाई देखो इस नाटक के अंदर भी वही मैंने आपको बताया, जनता भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। जब भाई नाटक अच्छा वे में जा रहा होता है, बहुत ही क्या नाम है, मजा आने लग जाता है लोगों को, तो लोग भी कहीं ना कहीं इस नाटक से कनेक्ट कर जाते हैं अपने आप को। वो भी कहीं ना कहीं भाई नाटक के हर एक अलग अलग रोमांच में, जब रोमांच मतलब रोमांच बढ़ता जा रहा है तो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, रोमांच कम हो रहा है तो अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जनता भी कहीं ना कहीं, ऑडियंस भी कहीं ना कहीं अपने आपको इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट जो मैसेज करने लग जाती है। लास्ट में एक निष्कर्ष आप लोगों को पूछने वाले कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो छठा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिकों को हमें समझना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, या फिर उनके ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है। कौन कौन से 4 टॉपिक दिए गए हैं भाई, तो पहले टॉपिक का नाम है भाई आला, दूसरे टॉपिक का नाम है भाई नौटंकी, तीसरे का नाम है सौहर्गी और चौथे का नाम है भाई विदेशिया। इस तरीके से 4 टॉपिक दिए गए हैं, उन 4 टॉपिकों को हम अच्छे से समझेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए अब इसे समझते हैं। तो भाई देखो ये जो आला है ना, ये बहुत ही फेमस एक लोक काव्य माना जाता है। कैसा लोक काव्य माना जाता है भाई, वीर गाथात्मक लोक काव्य। देखो इस लोक काव्य के अंदर भाई 2 भाइयों की स्टोरी बताई गई है। एक का नाम था भाई आला और एक का नाम था भाई उदल। ये 2 भाई थे, तो इनकी वीरता के बारे में ही इस लोक काव्य के अंदर बताया गया है। ये जो मेनली लोक काव्य माना जाता है, ये कहाँ का माना जाता है, तो ये बुंदेलखंड का माना जाता है। इस लोक काव्य के अंदर भाई इनकी भाई युद्ध कौशल के बारे में, इनके साहस के बारे में, इनकी वीरता के बारे में, इनके त्याग के बारे में, मतलब इनकी पूरी लाइफ की जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी कहीं ना कहीं इस लोक काव्य के अंदर बताई गई है। और ये लोक काव्य कहीं ना कहीं भाई लोकल लोगों में, आम जनता में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेमस रहा है। ये मैंने आपको इनका एक परिचय दे दिया। एक बार हम भाई इस नाटक की या फिर इस लोक काव्य की भाई क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहली विशेषता आती है भाई वीर रस की प्रधानता। भाई ये जो लोक काव्य है, ये जो आला नाम से जो लोक काव्य है ना, इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं भाई वीर रस देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत अलग अलग तरह के रस होते हैं, जैसे कि वीर रस हो गया, हास्य रस हो गया, रौद्र रस हो गया, है ना। इस तरीके से अलग अलग रस हमें देखने को मिल जाते हैं साहित्य के अंदर, ठीक है। तो इस लोक काव्य के अंदर जो आला नाम से लोक काव्य, इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं वीर रस की प्रधानता देखने को मिल जाती है। वीर रस का मतलब होता है कि भाई इसके अंदर पूरी स्टोरी बताई गई है, पूरी जो कहानी बताई गई है, उसके अंदर कहीं ना कहीं भाई हमें उनकी वीरता के बारे में, उनके भाई साहस के बारे में, शौर्य के बारे में, पराक्रम के बारे में, उनके आत्म बलिदान के बारे में, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें इस लोक काव्य के अंदर देखने को
मिल जाती है कि वो दोनों भाई मतलब कि आला हो गए, उदल हो गए, वो कितने महान योद्धा थे, कितने वीर योद्धा थे। ठीक है, इस तरह की स्टोरी कहीं ना कहीं भाई हमें इस लोक काव्य के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सेकंड विशेषता आती है भाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भाई देखो जो आला उदल है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि कहानी बता रही, कुछ भी नहीं भाई, ये रियलिटी है। इस नाम से दो भाई हुआ करते थे, आला नाम से, उदल नाम से। ठीक है, ये कहीं ना कहीं भाई हमें मिडिवल इंडिया के टाइम पीरियड के अंदर में देखने को मिल जाती है। इनका जो कनेक्शन था भाई कहीं ना कहीं भाई महोबा के चंदेल शासकों से माना जाता है। ठीक है, उन्हीं के भाई मतलब उन्हीं के शासनकाल में कहीं ना कहीं ये भाई सेनापति के पोस्ट पे कहीं ना कहीं रहे होंगे। भाई ये इतने ज्यादा वीर थे ना भाई दोनों भाई, जिससे भी युद्ध किया करते थे ना भाई, सामने वाले को ये आराम से हरा दिया करते थे भाई। भाई पृथ्वीराज चौहान जी के साथ भी इनका भाई एक युद्ध देखने को मिल जाता है, और माना जाता है इन्होंने उनको काफी ज्यादा गड़ी टक्कर जो है वो दी थी। तो ऐसा नहीं है भाई कि स्टोरी कुछ भी है अपनी तरफ से बना दी गई, नहीं भाई, ये रियलिटी बेस्ड स्टोरी है। मतलब ये हकीकत में कहीं ना कहीं आला और उदल नाम से दो भाई हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं अपने समय में काफी ज्यादा वीर जो है वो माने जाते हैं। इसके अलावा ये लोक भाषा और लोक शैली, तो भाई देखो आला की जो भाषा है, मतलब ये जो इस लोक काव्य की जो भाषा है, ये काफी ज्यादा हमें सिंपल देखने को मिल जाती है, काफी ज्यादा सहज और कहीं ना कहीं जन सामान्य की मानी जाती है। मेनली ये जो नाटक है बुंदेलखंड के आसपास का फेमस माना जाता है। ठीक है, तो वहीं की जो लोकल लैंग्वेज है, उसी भाषा में कहीं ना कहीं भाई ये लोक काव्य फेमस जो है वो माना जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बुंदेली भाषा के अंदर बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। अब भाई लोक भाषा में कहीं ना कहीं लोक काव्य, तो जाहिर सी बात है जो लोकल लोग होंगे, आसपास के लोग होंगे, ग्रामीण लोग होंगे, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नाटक काफी ज्यादा फेमस होगा, ऑब्वियसली सी बात है ना भाई। इसके अलावा गायन परंपरा और संगीतात्मक, तो देखो पहले के जो लोग हुआ करते थे ज्यादातर भाई मतलब चीजों को लिखा नहीं किया करते थे, रिटर्न में नहीं रखा करते थे, तो कहीं ना कहीं वो गाकर या ना संगीत के वे में गाकर कहीं ना कहीं चीजों को याद रखने की कोशिश किया करते थे, या फिर दूसरे लोगों तक पहुंचाया करते थे, सर्कुलेट किया करते थे। तो इसी तरीके जो भाई ये जो लोक काव्य है, इसको कहीं ना कहीं बस गा गा कर या फिर संगीत के वे में सुना सुना के लोगों को कहीं ना कहीं भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट करने का काम जो है वो किया जाता था। ठीक है, किसी उत्सव पे कोई त्योहार हो गया, कोई फंक्शन हो गया, उस पे कहीं ना कहीं भाई आला आला जो भाई क्या नाम है लोक काव्य है, इसे कहीं ना कहीं गाया जाता था, इसे कहीं ना कहीं लोगों को सुनाया जाता था। ठीक है, इसी के जरिए कहीं ना कहीं लोक काव्य जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फेमस बना रहा। इसके अलावा नैतिक एवं प्रेरणात्मक संदेश, तो देखो जो आला नाम से जो हमें भाई नाटक देखने को मिल जाता है या फिर लोक काव्य देखने को मिल जाता है, इससे कहीं ना कहीं भाई हम लोगों को मोटिवेशन भी एक तरह से मिल जाती है, उनकी साहस की, उनकी वीरता की कहीं ना कहीं मोटिवेशन हम लोगों को अपनी लाइफ में भी अप्लाई जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, वो कितने अच्छे भाई थे, कितने अच्छे कहीं ना कहीं भाई योद्धा थे, कितना उनके अंदर साहस था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई लोक संस्कृति का संरक्षण में देखो आला जो है ना, या आला लोक काव्य, ये कहीं ना कहीं भारतीय लोक संस्कृति के कहीं ना कहीं अमूल्य धरोहर में से माना जाता है, क्योंकि ये जो लोक काव्य कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। ठीक है, और भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो भाई आम संस्कृति है, उसके अंदर कहीं ना कहीं भाई इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो माना जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं भाई लोक जीवन, रीति रिवाज, सामाजिक संबंध, परंपराएं हो गई, सांस्कृतिक मूल्य हो गए, उनको कहीं ना कहीं भाई सुरक्षित जो है वो रखा जाता है। ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं भाई ये लोक काव्य जो भाई कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया है। इसी के जरिए कहीं ना कहीं आज हम इस काव्य को कहीं ना कहीं याद करते हैं या फिर जान पाते हैं। ठीक है, लास्ट में एक निष्कर्ष, आप लोगों का ये वाला जो टॉपिक था कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपने भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है भाई नौटंकी। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा भाई ये नौटंकी क्या होती है। नौटंकी वो नहीं कि भाई जो आपका मन करता है कि भैया मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मैंने पढ़ाई छोड़ देता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, ये काम मैं बाद में कर लूंगा, ये वाली नौटंकी नहीं। एक्चुअल में नौटंकी क्या होती है उस चीज को हमें समझना है अपने इस टॉपिक के अंदर। तो देखो जो नौटंकी होती है ना भाई, ये उत्तर भारत की एक बहुत ही लोकप्रिय लोक नाट्य शैली मानी जाती है। मतलब कुल मिला के जो नाटक आपने देखेंगे बहुत सी जगहों पे एक्ट प्ले किए जाते हैं, नाटक प्ले किए जाते हैं, जैसे कि लाइक रामलीला प्ले की जाती है ना, और भी छोटे मोटे में आपके आसपास के लोकल के एरिया के कुछ नाटक हो सकते हैं वो प्ले किए जाते हैं, उसी को कहीं ना कहीं नौटंकी जो है वो कहा जाता है। जो नौटंकी होती है एक लोक नाट्य के अंदर का ही एक पार्ट होती है। ठीक है, इसमें लोग कहीं ना कहीं किसी नाटक को सामने रियल में प्ले करते हैं। ठीक है, मेनली भाई आपको उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब क्षेत्र के अंदर, इन जगहों पे कहीं ना कहीं भाई नौटंकी जो है भाई प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भाई संगीत होता है, नृत्य होता है, अभिनय होता है, संवाद होता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नौटंकी के अंदर में देखने को
मिल जाती है। नौटंकी के माध्यम से भाई कहीं ना कहीं धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा प्रेम कथाओं को कहीं ना कहीं मंचन जो है वो किया जाता है। लाइक मैंने आपको बताया, लाइक रामलीला होती है वो भी तो प्ले किया जाता है, उसी को तो भाई लोक नाट्य या फिर नौटंकी कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्ले किया जा रहा है, ठीक है। अब उसमें कैरेक्टर है, उसमें एक डायलॉग्स होंगे, है ना, सही चीजें प्ले की जा रही है, एक्ट प्ले किया जा रहा है, उसी को कहना कि नौटंकी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको इसका एक परिचय दे दिया। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, एक बार उन विशेषताओं को हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता आती है भाई लोक नाट्य की लोकप्रिय विधा। तो भाई देखो नौटंकी जो होती है ना, ये लोक नाट्य का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, और इसकी सबसे फेमस विधाओं में से एक होता है, ठीक है। और जो लोकल लोग होते हैं, आम जनता जो होती है, जनसाधारण के जो लोग होते हैं, उनके मनोरंजन का कहीं ना कहीं एक साधन होता है। देखो पहले के समय में अगर हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा, टीवी तो नहीं हुआ करते होंगे ना। अब चले जाओ राजा महाराजों के टाइम पे, उन समय में तो टीवी नहीं हुआ करता होगा, तो वो क्या किया करते होंगे अपने मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के लिए। तो भाई यही चीजें हुआ करती थी, नौटंकियां हुआ करती थी, नाटक हुआ करते थे, ठीक है। इसी को कहीं ना कहीं लोग देख के कहीं ना कहीं मनोरंजन जो है अपना किया करते थे, ठीक है। इसकी जो प्रस्तुतियां होती है कहीं ना कहीं मेलों में, कोई उत्सव हो गया, है ना, कोई सार्वजनिक आयोजन हो गया, ऐसे मोमेंट पे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें प्ले जो है वो की जाती थी। अब भाई संगीत और नृत्य की प्रधानता, तो भाई इन नौटंकियों के अंदर ना भाई म्यूजिक होता है, ठीक है, संगीत होता है, ठीक है, इसके साथ साथ डांस भी प्ले किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई नौटंकी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो मानी जाती है, ठीक है। गीतों का होना, संगीत का होना, नृत्य का होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई नौटंकी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना कहीं ना कहीं जो एंटरटेनमेंट है, जो दर्शक लोग है, वो कहीं ना कहीं भाई उस नौटंकी से कहीं ना कहीं जुड़कर नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा सरल एवं लोक प्रचलित भाषा, तो भाई देखो नौटंकी की जो भाषा होती है काफी ज्यादा सिंपल होती है, काफी ज्यादा सहज होती है, और कहीं ना कहीं लोक जीवन के निकट होते हैं। हमारे पास सिंपल सी बात है भाई, जिस एरिया में नौटंकी प्ले की जा रही है ना, वहां की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं भाई वहां की नौटंकी जो है प्ले की जाएगी, ठीक है। वहां के लोगों के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चीजें प्ले जो है वो की जाएगी। क्यों? क्योंकि तभी तो लोगों को समझ पाएगी, है ना। तो भाई नौटंकी कहीं ना कहीं भाई नौटंकी की जो भाषा होती है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सिंपल, सरल, सहज जो है वो होती है, ठीक है। मेनली कहीं ना कहीं भाई हिंदी में, उर्दू में, ब्रज भाषा में, क्षेत्रीय बोली में कहीं ना कहीं नौटंकी का जो प्ले जो है वो किया जाता है। सामाजिक एवं नैतिक संदेश, तो भाई कई बार क्या होता है भाई नौटंकियों के माध्यम से कहीं ना कहीं भाई सोसाइटी को मैसेज देने का भी काम किया जाता है। जैसे कि लाइक आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक अगर कभी सुना हो या फिर देखा भी हो, तो नुक्कड़ नाटक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो नुक्कड़ नाटक क्या होता है, वो भी एक तरीके की नौटंकी है। उसके जरिए कहीं ना कहीं भाई लोगों को मैसेज देने का काम किया जाता है। सोसाइटी जो है, समाज जो है, उसको कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नौटंकी के जरिए भाई समाज को, सोसाइटी को कहीं ना कहीं कुछ अच्छे जो मैनर्स हैं, जो मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं देने का काम भी किया जाता है। इसके अलावा मंचन की सरलता, तो देखो नौटंकी का जो एक्ट प्ले किया जाना है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सजावट की या फिर बहुत ज्यादा साज सज्जा या फिर बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुले मैदान के अंदर, चौपाल के अंदर, फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर कहीं ना कहीं इसका आयोजन जो है वो इजिली करवा सकते हो, ठीक है। कलाकार अपने अभिनय, गायन और संवाद के माध्यम से कहीं ना कहीं कथा को कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव जो है बनाने का काम करता है। इसके अलावा लोक संस्कृति का संरक्षण, तो कहीं ना कहीं नौटंकी भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी लोक संस्कृति को, लोकल एरियाओं की जो लोगों की मूल्य है, संस्कृति है, कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। जैसे कि अगर आप लोगों ने आप नोटिस किया हो तो अब जो है नौटंकियां वो खत्म होती जा रही है। मतलब ज्यादातर जगहों पे नहीं प्ले होती है। पहले क्या हुआ करता था, पहले जब हम भी छोटे हुआ करते तो कहीं ना कहीं भाई जो रामलीला है वो हमारे घर के आसपास ही प्ले की जाती थी। बट अब वो चीजें खत्म हो गई है। अब कहीं ना कहीं भाई अगर रामलीला प्ले होनी है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े मैदानों में कहीं ना कहीं होने लग जाती है, ठीक है। बट वही है कि धीरे धीरे चीजें कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग अब टीवी पे देखने लग जाते हैं, है ना। कोई नौटंकी देखने जाता ही नहीं है ना, क्योंकि सबके घर में टीवी, सबके घर में फोन है ना। तो एंटरटेनमेंट ही तो करना है सबको, तो भाई अब एंटरटेनमेंट घर पे बैठे बैठे हो जा रहा है, तो भाई लोग बाहर क्यों जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें है, संस्कृति का संरक्षण करना भी जरूरी है, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का संरक्षण करना भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में एक निष्कर्ष, ये वाला टॉपिक भी आपका हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई आप लोगों का सोहर गीत। भाई देखो सोहर गीत जो है भाई इंडियन कल्चर का या फिर भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण लोकगीत परंपरा मानी जाती है। ये गीत किसी परिवार में शिशु के जन्म पे कहीं ना कहीं गाया जाता है। मतलब किसी फैमिली के अंदर जब भाई एक बच्चे का जन्म होता है तो उसी बच्चे के जन्म पे कहीं ना कहीं खुशी के उसमें कहीं ना कहीं ये वाला जो गीत है वो गाया जाता है। मेनली कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, है ना, या फिर जहां पे मेनली हिंदी भाषा बोली जाती है, ऐसी जगहों पे कहीं ना कहीं भाई इस गीत को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गाया जाता है। इस गीत के अंदर मेनली कहीं ना कहीं भाई जो नवजात शिशु होता है उसके भाई कहीं ना कहीं उज्जवल भविष्य की कहीं ना कहीं कामना जो है वो की जाती है। ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। परिचय हमने देख लिया, अब इसकी विशेषता एक बार हम यहाँ पर अच्छे से
देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई जन्मोत्सव से संबंधित। तो जो गीत है मेनली किससे संबंधित है, किससे रिलेट करता है? तो सिंपली भाई एक बच्चे के जन्म पे कहीं ना कहीं एक गीत को गाया जाता है। उस बच्चे के जन्म पे कहीं ना कहीं जो खुशियां उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार जो मनाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं उस खुशियों को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने के लिए इस गीत को गाते हैं। ठीक है, हर्ष और मंगल भावना के व्यक्ति इस गीत के जरिए भाई इस गीत को गा के क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग कहीं ना कहीं भाई कितने खुश हैं अपने बच्चे के जन्म पे, कितने आनंदित हैं, कितने उत्साह है उनके अंदर। ठीक है, वो अपनी मंगल कामनाएं कहीं ना कहीं उस बच्चा को देने का काम कहीं ना कहीं करते हैं। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं नवजात शिशु के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कहीं ना कहीं प्रार्थना जो है वो भगवान से की जाती है। ठीक है, परिवार के सभी सदस्य कहीं ना कहीं इस शुभ अवसर को उत्सव के रूप में कहीं ना कहीं मनाने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, गीतों के माध्यम से बच्चे और माता के कल्याण की कामना जो है वो कहीं ना कहीं की जाती है। इसके अलावा महिलाओं की प्रमुख भूमिका, तो देखो गीतें जो है मेनली ऐसे मूवमेंट पे कहीं ना कहीं ज्यादातर आपको पता है गीतें भाई लेडीज लोग ही गाती हैं। ठीक है, महिलाएं लोग ही गाती हैं। ठीक है, तो सोहर गीत भी जो है मेनली कौन गाता है? महिलाएं लोग ही गाती हैं। ठीक है, उनकी आसपास की जब परिवार की महिलाएं हो गई, पड़ोस की महिला हो गई, आसपास के समुदाय की और भी महिला हो गई, वो लोग कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल कर कहीं ना कहीं इस गीत को गाने का काम जो है वो करते हैं। इसके अलावा धार्मिक और लोक विश्वासों का समावेश। देखो सोहर गीत में कहीं ना कहीं देवी देवताओं, धार्मिक कथाओं और लोक विश्वासों का कहीं ना कहीं उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, कई गीतों में भगवान राम, श्री कृष्ण या अन्य देवताओं के जन्म प्रसंग का वर्णन किया जाता है। इनके माध्यम से कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आस्था व्यक्त होती है। साथ ही लोक समाज की धार्मिक मान्यताओं और लोक संस्कृति परंपराओं को कहना की संरक्षण भी होता है। भाई देखो अलग अलग अपने अपने बिलीफ्स हैं। ठीक है, कुछ बिलीफ्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इन गीतों के माध्यम से कहीं ना कहीं भगवान की स्तुति भी की जाती है। ठीक है, मतलब भगवान को कहीं ना कहीं एक गीत समर्पित भी करने का काम जो है वो किया जाता है। तो अपने अपने बिलीफ है। ठीक है, इसके अलावा सरल भाषा और भावपुरशाली, तो कहीं ना कहीं सोहर गीत की जो भाषा है काफी ज्यादा सरल है, सिंपल है। ठीक है, लोक प्रचलित है, आम जनता में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, इनमें जो वर्ड है, जो वर्डिंग है कहीं ना कहीं वो लोकल वर्डिंग है, आसपास के एरिया में जो वर्ड फेमस है उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो गीत है बनाया गया। ठीक है, अब लोकल एरिया के भाई लोग तो आसानी से इस भाषा को कहीं ना कहीं समझ लेंगे, इन वर्डों को कहीं ना कहीं समझ लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ भाई जो इसकी भावना है, इस गीत की जो फीलिंग्स है, मतलब इस गीत के जो शब्द है, उनके जो भाव निकल कर आते हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मधुर माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा लोक संस्कृति के संरक्षण में योगदान, तो ये भी कहीं ना कहीं भाई लोक संस्कृति के लोकल कल्चर को कहीं ना कहीं भाई सेव करने का काम जो अपनी तरफ से करता है। लास्ट में एक निष्कर्ष ये भी आपका कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक आपका आता है भाई विदेशिया। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देख लेते हैं। तो देखो विदेशिया जो है ना भाई बिहार का एक बहुत ही फेमस लोकनाट्य और एक लोकगीत माना जाता है। ठीक है, इसका संबंध जो है भाई मेनली कहाँ से देखने को मिलता है? हमें भोजपुरी क्षेत्र, मतलब बिहार वाला जो भोजपुरी भाषा वाले लोग है ना, उनसे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लोकनाट्य शैली के प्रमुख प्रवक्ता भिखारी ठाकुर माने जाते हैं। ये जो विदेशिया लोकनाट्य है इसके फेमस प्रवक्ता कौन माने जाते हैं भाई? भिखारी ठाकुर। ठीक है, जिन्हें कहीं ना कहीं भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना कि भाई भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है भाई? भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर। शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत बड़े प्रवक्ता है, इसी तरीके से जो भिखारी ठाकुर है ये कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं। ठीक है, विदेशिया में कहीं ना कहीं भाई इन्होंने भाई प्रवासी जीवन, पति पत्नी के विरह, सामाजिक विषमताओं, पारिवारिक संबंधों तथा लोक जीवन की कहीं ना कहीं समस्याओं का कहीं ना कहीं मानविक चित्रण जो है वो किया है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फेमस लोकनाट्य माना जाता है विदेशिया। इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी चीजों का वर्णन जो है वो किया है। इसकी भाई आप सबसे पहले मुख्य विशेषता देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है भाई प्रवासी जीवन और विराह का चित्रण। तो भाई कहीं ना कहीं विदेशिया का कहीं ना कहीं मुख्य विषय कहीं ना कहीं प्रवास। प्रवास मतलब जो एक स्थान से प्रवासी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो छोड़ देता है अपनी जगह को। ठीक है, इसी को कहीं ना कहीं प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, तो विदेशिया का मुख्य विषय कहने की प्रवास और उससे उत्पन्न होने वाला विरह, मतलब अब मैं अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहा हूँ तो मुझे वहां पे कितनी दर्द हो रहा है, कितनी पीड़ा हो रही है, उस चीज को कहीं ना कहीं दिखाने का काम जो है वो किया गया है इस विदेशिया नाम के नाटक के अंदर। ठीक है, इसमें ऐसे पुरुषों की कथा प्रस्तुत की गई है जो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में कहीं ना कहीं अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरी दूसरी जगहों पे जाते हैं। ठीक है, उनके पीछे उनकी भाई परिवार, उनकी पत्नियां, ठीक है, किस दुख को झेलते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई इसके अंदर बताई गई है। इसके अलावा सामाजिक समस्याओं का प्रस्तुतिकरण, तो भाई विदेशिया के अंदर कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर भाई जो गलत चीजें हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं, जो गलत चीजें चली आ रही हैं, ठीक है, दहेज प्रथा हो गई, जातिगत भेदभाव हो गया, नारी शोषण हो गया, गरीबी हो गई, है ना, अशिक्षा हो गई, ऐसी जो कुरीतियां हैं सोसाइटी के अंदर, उसको भी दिखाने का काम जो है कहीं ना कहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा गीत, संगीत और अभिनय का समन्वय, तो भाई विदेशिया के अंदर भाई कहीं ना कहीं गीतों को भी दिखाया गया, संगीत हो गए, नृत्य हो गए, अभिनय हो गए, है ना, इन सारी चीजों को कहना कि सुंदर बैलेंस जो है वो
देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, कथा को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं भाई बहुत अच्छे अच्छे गीतों का यूज भी किया गया है इस विदेशिया नामक नाटक के अंदर। ठीक है, जो कहीं ना कहीं दर्शकों को कहीं ना कहीं अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, इसके साथ साथ भाई कलाकार जो होता है वो अपने सजीव अभिनय और प्रभावशाली संवाद मतलब जो डायलॉग होते हैं उनके जरिए कहने के लोगों को जोड़कर रखने का काम करता है। भाई देखो अगर कलाकार अपने डायलॉग अच्छे से बोलेगा नहीं, है ना, कलाकार अपनी अच्छी तरीके से ड्रेसअप नहीं करके रखेगा, तो कहने के लोग जो है वो कैसे उस नाटक से अट्रैक्ट हो पाएंगे। इसके अलावा ये भोजपुरी भाषा की समृद्ध अभिव्यक्ति, तो ये जो पूरा विदेशिया नाटक है ना भाई, ये पूरा भोजपुरी लैंग्वेज जो है ना उसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, भोजपुरी भाषा की जो सहजता है, मधुरता है, भावनात्मकता है, वो इस नाटक के अंदर में देखने को मिल जाती है। ठीक है, लोक प्रचलित मुहावरे हो गए, कहावतें हो गई, लोक शब्द हो गए, उन सभी का यूज कहीं ना कहीं भाई इस नाटक के अंदर जो है वो किया गया है। इसके अलावा लोक संस्कृति और लोक जीवन का चित्रण, तो कहीं ना कहीं विदेशिया में ग्रामीण जीवन, पारिवारिक संबंधों, लोक रीति रिवाजों तथा सांस्कृतिक परंपरा को कहीं ना कहीं जीवन चित्रण में देखने को मिल जाता है। इसके माध्यम से कहने की लोक समाज की जीवन शैली, मान्यता, सामाजिक व्यवहार, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जन जागरण और लोक शिक्षा का माध्यम, देखो विदेशिया जो है वैसे तो एक मनोरंजन का ही साधन है, मतलब नाटक के प्ले किया जाता है, लोग अच्छा लगता है, लोग देखते हैं। ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं भाई लोगों को जागरूक करने का काम भी करता है, लोगों को शिक्षा देने का काम भी करता है, क्योंकि इससे तो समाज की कुरीतियां भी बताई गई है, समाज के लोगों का जो दुख है, एक प्रवासी लोगों का क्या दुख हो सकता है उस दुख को भी बताया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई ये जो चीज है, ये जो नाटक है, कहीं ना कहीं लोगों को एक मैसेज देने का काम भी बहुत अच्छा करता है। ठीक है, कि क्या चीजें गलत है सोसाइटी के अंदर और किन चीजों पे कहीं ना कहीं हमें काम जो है वो करना चाहिए। लास्ट में एक निष्कर्ष आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो भाई इस सब्जेक्ट से लेके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को करवा दिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपको भाई नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक आप लोगों को भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप नोट जो है वो भाई परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नोट्स भाई हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप नोट्स जो है परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।